ये पिक्चर कोई मामूली पिक्चर नहीं है, ये इंडियन ड्रीम की पिक्चर है। इस पिक्चर में प्राउड पेरेंट्स अपने 2 लड़के और लड़कियों के साथ खड़े हैं और इन चारों ने यूपीएससी क्लियर किया है। सारे के सारे आईएएस या फिर आईपीएस हैं। अब ऑब्वियसली हम सब इनकी सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं, लेकिन एक और फैमिली है जिनके साथ कुछ सिमिलर हुआ है। ये तीनों भाई बहन पहले आईआईटी में गए, फिर आईएम में गए और इनमें से एक बहन दिव्या मित्तल आईएएस बनी। दिव्या मित्तल की 2 लड़कियां हैं और उन्होंने खुद डिकोड करने का सोचा कि एक्चुअली में इनकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो तीनों सक्सेसफुल बनी। और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 13 ट्वीट्स किए कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे पालें ताकि वो सक्सेसफुल बने। ये 13 ट्वीट्स बहुत फेमस हुए। इन 13 ट्वीट्स में से सेकंड ट्वीट में दिव्या ने लिखा था, बच्चों को हमेशा बताओ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट उन्हें इतनी बार बोल दो कि वो इस स्टेटमेंट पर यकीन करने लग जाए और यही उनकी डेस्टिनी बन जाएगी। अब बहुत से लोगों ने ये ट्वीट पढ़ के अपने बच्चों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो बेस्ट है, बहुत टैलेंटेड है, ऑलरेडी सब जानते हैं। लेकिन माइंडसेट बुक की ऑथर कैरल डोए कहती है कि हमें ऐसे बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, वरना वो सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। और उन्होंने ये सब ऐसे ही नहीं बोला, वो खुद स्टैनफोर्ड से पढ़ी है और टीचर रह चुकी है और उन्होंने ये सालों की रिसर्च के बाद कहा है। अब हमें एग्जैक्टली क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है, इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक दिन क्लास में जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्लास अच्छी भी लगती है। क्लास टीचर आपके पास आती है और वो आपको मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट बताती है जिसमें आपको C+ मिला है। आपको बहुत दुख होता है। आप स्कूल से बाहर आते हैं और आपको पता चलता है कि आपने अपनी बाइक को नो पार्किंग जोन में लगाया था, इसलिए आपकी बाइक पुलिस ले गई और आपको चालान भरना पड़ेगा। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करते हैं ताकि उसे बता सके कि आज आपके साथ क्या हुआ है और वो भी आपसे कह देता है, यार मैं अभी बिजी हूँ, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ऑथर कहती हैं कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने बहुत से स्टूडेंट से पूछा और उनके कई स्टूडेंट्स ने बोला कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो वो तो अपने को एक फेलियर मानेंगे। वो समझेंगे कि उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कि भगवान उनके साथ खुश नहीं है या उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं लिखा है एंड सो ऑन। और ये सारे लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं। कैरल के अकॉर्डिंग ये कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं थी। आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट में C+ मिला था, आप फेल नहीं हुए थे। ये एक मिड टर्म एग्जाम था, ना कि फाइनल। बाइक का चालान हुआ था, ना कि आपकी बाइक कोई चुरा के ले गया था। और क्या पता आपका फ्रेंड सच में बिजी हो। इस तरह के माइंडसेट को कहा जाता है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें बचपन से कहा होता है, तू यार बेस्ट है, तुझे सब आता है, तू पहले से ही टैलेंटेड है। इस चीज को प्रूव करने के लिए ऑथर ने एक रिसर्च करी। उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्हें पजल सॉल्व करने को दिए। धीरे धीरे पजल की डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज किया गया। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि कई बच्चे पजल की डिफिकल्टी लेवल को देख के बहुत खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि मजा तो अब आएगा। और कई बच्चे उठ के अपने टीचर से कहने लगे, हमें लगा कि आप कुछ हमें नया सिखाएंगे, और वो पजल को क्विट करके चले गए। हैरानी की बात यह थी कि क्विट करने वाले बच्चों में से वो बच्चे भी थे जो क्लास के टॉपर्स थे। यानी कोई और रीजन है जिससे सक्सेस डिफाइन होती है, और वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि हमें पता है कि हम किस चीज में अच्छे नहीं हैं, और हमें यह भी पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम पहले से टैलेंटेड हैं, और ना ही हम ये सोचते हैं कि भगवान ने बचपन में किसी को इंटेलिजेंट बनाया है। और जो लोग ये सोचते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं। इन शॉर्ट, अगर हमें खुद का या किसी और का ग्रोथ माइंडसेट बनाना है तो हमें खुद को या उनको ये बोलना है कि वो पहले से टैलेंटेड नहीं है। हमें कहना है कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ येट, यानी बेशक आज वो इस चीज में अच्छे नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे वो अपनी मेहनत से किसी भी चीज में बेस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चूज योर गोल्स केयरफुली। जापान के सेकंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनोडा और उनके लोगों को 1944 में ऑर्डर मिले कि फिलीपींस के ल्यूबोंग नाम के आइलैंड में जाओ, और वहां पर जब अमेरिकन फोर्सेस पहुंचेगी तो उनके साथ लड़ो और उन्हें स्लो डाउन करो, लेकिन कभी भी सरेंडर मत करना। जब अमेरिका की आर्मी इस आइलैंड में पहुंची तो उन्होंने ओनोडा के सारे साथियों को मार दिया। सिर्फ ये 3 लोग बचे थे। ये सब इस आइलैंड के जंगलों में जाकर छुप गए और गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी। अब हुआ ये कि 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिए और जापान ने सरेंडर कर दिया। अब बहुत से जापानीज सोल्जर थे जो पैसिफिक आइलैंड में अभी भी लड़ रहे थे, और उन्हें नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है। इसलिए अमेरिकन और जापानीज गवर्नमेंट ने इन आइलैंड्स पर प्लेन से नीचे लेटर्स गिरवाए। इन लेटर्स में लिखा था, वॉर खत्म हो गई है, तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। लेकिन ओनोडा को लगा कि ये अमेरिकन की चाल है। 5 साल तक ऐसा ही चलता रहा। एरोप्लेन्स आते, वो लेटर्स नीचे फेंकते, इन्हें रिक्वेस्ट करते कि तुम चले जाओ, लेकिन हर बार ओनोडा को यही लगता कि ये अमेरिकन की चाल है। 5 साल के बाद ये लेटर्स फेंकने बंद कर दिए गए, लेकिन ओनोडा और उनके साथियों ने हार नहीं मानी। ओनोडा उन आइलैंड के फार्मर्स पर गोलियां चलाते, उनकी फसल जला देते और जंगलों से नारियल वगैरह खाते। ओनोडा के आखिरी साथी को भी वहां पर लोकल पुलिस ने गोली मार दी, क्योंकि वो किसानों की चावल की फसल को जला रहा था। ओनोडा ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 27 सालों तक हार नहीं मानी, जब तक उसका कमांडर वहां नहीं आया
और उसकी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी इसी झूठी लड़ाई में चली गई। तो इस स्टोरी का पॉइंट यह है कि ओनोडा की तरह हम भी झूठी चीजों की लड़ाई में अपने मैक्सिमम जिंदगी गुजार देते हैं। इसलिए अगर हमें कोई लाइफ में गोल चूज करना है और हमें पता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी लाइफ का मेजर साइजेबल पोर्शन सेक्रीफाइस करना होगा, तो हमें पक्का कर लेना चाहिए कि जिस गोल को हम चूज कर रहे हैं वो रियल हो। नहीं तो हो सकता है कि हम भी ओनोडा की तरह अपनी जिंदगी के 27 साल तक वो लड़ाई लड़ते रहें जिसकी कभी जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डू समथिंग प्रिंसिपल। सर्टेल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक के ऑथर मार्क मेंसन कहते हैं कि जब वो स्कूल में थे तो उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें एक सीक्रेट बताया था, और वो सीक्रेट ये था कि अगर तुम किसी क्वेश्चन को देख रहे हो और उसका आंसर तुम्हें नहीं आ रहा है तो उसे देखने के बजाय कम से कम उस क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी पर ही लिख लो। अब कई लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास आइडिया है कि क्वेश्चन को ही लिख लो, लेकिन माँ कहते हैं कि हाँ ये चीज काम करती है। इससे होता यह है कि प्रॉब्लम को लिखने से ही सोल्यूशन आने लगते हैं और कम से कम वो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं लगता। इवन कि मार्क ने इसे अपनी लाइफ में भी यूज किया है। मार्क बहुत शर्मीले थे और अगर उन्हें पार्टी में किसी से बात करनी होती थी तो वो सोचते थे कि ठीक है मैं सिर्फ एक कदम उस इंसान की तरफ चलता हूँ, फिर एक कदम चल के वो उसकी तरफ दूसरा कदम चलते, फिर तीसरा कदम एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते वो उस इंसान के पास पहुंच जाते। उसके बाद वो सोचते कि हाँ मैं इसके साथ एक सेंटेंस बोल लेता हूँ, और फिर वो उससे कुछ सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि हाय आपका नाम क्या है, और ऐसा करते करते उनके बहुत से फ्रेंड्स बन गए। इन शॉर्ट इस एग्जाम्पल का पॉइंट ये है कि डू समथिंग। अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ भी कर लो, लेकिन एक्शन लो। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार पहले मोटिवेट हो जाता हूँ फिर कोई एक्शन लूंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये उल्टा है। मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता, एक्शन लेने से मोटिवेशन आती है। इसलिए डू समथिंग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यू आर नॉट स्पेशल। हम हमेशा इनमें से सिर्फ दो चीजें ही सोचते होंगे। पहला, मैं सबसे बेस्ट हूं और बाकी सब इडियट हैं, इसलिए सबको मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। या फिर दूसरा, मैं सबसे डफर हूं या सबसे दुखी हूं, बाकी सब इंटेलिजेंट हैं या खुश हैं, इसलिए सबको मुझे बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट करना चाहिए। बेशक ये दोनों थॉट प्रोसेस सुनने में बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, लेकिन एक इंसान सोच रहा है कि वो बेस्ट है और दूसरा इंसान सोच रहा है कि वो सबसे वर्स्ट है, लेकिन दोनों के बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, यानी वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया को चेंज होना चाहिए। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि हम स्पेशल नहीं हैं। हाँ, हमने हर मोटिवेशनल टॉक में सुना है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने भी कहा है कि हम स्पेशल हैं। जस्ट इमेजिन, आप 8 मिनट रॉकेट में बैठकर अर्थ की ग्रेविटी को पार कर देते हो और दूर से अर्थ को देखते हो। इस पॉइंट पर देखोगे तो हमारा एक्शन इस बड़े यूनिवर्स में मैटर ही नहीं करता। इस गोले से बाहर निकलकर कुछ पैटर्न नहीं करता। कौन बेस्ट क्रिकेटर है, कौन बेस्ट पोएट है, कौन रिचेस्ट इंसान है, या फिर कौन आईआईटी का टॉपर है। इस अनइमेजिनेबल बड़े इन्फिनाइट यूनिवर्स में हमारे बड़े से बड़े एक्शन भी बहुत छोटे हैं। इसलिए अगर हमें डर लगता है कि यार अगर हम स्पेशल नहीं है तो फिर जीने का क्या फायदा, तो इस थॉट से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रेस रिलीजिंग थॉट है, और वो ये है कि कोई भी स्पेशल नहीं है, मैं भी नहीं। इसलिए हम बहुत स्पेशल बनने के चक्कर में जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसे हम रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंडरस्टैंड डर्निंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि जो इडियट होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो खुद को इडियट समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, जो स्कूल स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे भी नहीं होते वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। जो थोड़े ओवरवेट इंसान होते हैं वो सोचते हैं कि वो उतने भी मोटे नहीं है। बट सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये क्वाड्रेंट समझना होगा, जिसमें 4 चीजें हैं। पहला क्वाड्रेंट आता है नोन नोन्स, यानी वो चीजें जो हमें पता है, हमें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे कार चलाने आती है। दूसरा है नोन अननोन्स, ये वो चीजें हैं जो हमें पता है कि ये चीजें हमें नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता कि वो बॉडी में कैसे काम करते हैं। तीसरा आता है अननोन नोन्स, यानी वो चीजें जो हम इतनी बार कर चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि वो हमें आती भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये भी भूल चुके हैं कि आप जूते कैसे पहनते थे। ये हमारे लिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन चुका है। और फाइनली फोर्थ आता है अननोन अननोन्स, यानी ये वो चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है कि हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, 2nd क्लास के बच्चे को नहीं पता कि इंजीनियरिंग में फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, होता यह है कि जो इडियट है उनकी सारी नॉलेज इन 4 क्वाड्रेंट्स में से सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में लाई करती है, और वो है 1st और 4th क्वाड्रेंट। यानी उन्हें सिर्फ वो चीजें पता है जो उन्हें पता है, नोन नोन्स, और वो चीजें जो उन्हें नहीं पता कि उन्हें नहीं पता। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। इसके लिए हम एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब लेट्स से कि आप इस फील्ड में नए हैं। आपको बस लगेगा कि हाँ, एक बंदा बॉल फेंकता है और दूसरा बैट से मारता है, और इस नॉलेज को हम आपके नोन क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं। और अभी आपको क्रिकेट की डिटेल्स नहीं पता, और इन चीजों को हम आपके अननोन में डाल सकते हैं। इस वक्त आपको नहीं पता कि डिफेंसिव शॉट, ड्राइव, फ्लिक, कट, स्क्वायर ड्राइव, पुल एंड हुक, स्वीप, रिवर्स स्वीप क्या होता है। अब हम इमेजिन करते हैं कि लेट्स से आप एक्चुअल में क्रिकेट सीखना स्टार्ट कर रहे हो। जैसे जैसे आप क्रिकेट सीखोगे, आप नोन क्वाड्रेंट के साथ नोन अननोन क्वाड्रेंट में भी आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता चलता रहेगा कि क्रिकेट में और भी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, जैसे कि सारे कॉम्प्लेक्स शॉट और बॉलिंग एक्सेट्रा। अब जब
जब 1 साल आपका क्रिकेट सीखते हुए हो जाएगा तो आपकी कुछ नॉलेज थर्ड क्वाड्रेंट में भी शिफ्ट होने लग जाएगी, यानी अननोन नोन्स, यानी स्क्वायर ड्राइव स्वीप जैसे कॉम्प्लेक्स शॉट्स आपकी एक सेकंड हैबिट बन जाएंगे और इसके बारे में आप कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे होंगे। इस मूवमेंट में आप फोर्थ क्वाड्रेंट यानी अननोन नोन्स में भी होंगे, क्योंकि आपको ये पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि अभी क्रिकेट में बहुत सी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। आप क्रिकेट की बाकी एक्सपर्ट से बात करना स्टार्ट कर दोगे, उनसे पूछोगे कि इसमें और क्या क्या होता है और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बॉल्स करवा सकते हैं। अब इन दोनों सिनेरियो में अगर हम 4 क्वाड्रेंट सामने रखें तो हम देख सकते हैं कि एक इडियट इंसान खुद को इंटेलिजेंट क्यों समझता है, क्योंकि उसकी नॉलेज सिर्फ क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में होती है, जबकि एक इंटेलिजेंट आदमी की नॉलेज चारों क्वाड्रेंट में होती है और उसे पता चल जाता है कि अभी तो बहुत कुछ है सीखने को। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने मार्क मेंशन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का सहारा लिया है। तो अगर आप इस बुक की डिटेल समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो इस समरी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।